मेरा सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। ये सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इसका पर्पस क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी न्यू इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो उसमें उस इंडस्ट्री के जुड़े हुए जो खतरे होते हैं उसमें कैसे काम करना है, बचना कैसे है, वहाँ के कौन कौन से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, कहाँ हमको जाना है, असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, वहाँ कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से काफ़ी हैज़ार्डस केमिकल हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे बचना है, वो सब चीज़ें इसमें कवर्ड होती है। ये वाली ट्रेनिंग जो है ये हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज़ के लिए जो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, बाकी कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए भी अलग से है। जो हमारी एक और वीडियो है उसको आप देखना ना भूलें, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहेगा, ठीक है। तो हमने एक इंडस्ट्री कंसिडर करी है, लाइक कोई भी हमने एक इंडस्ट्री मान ली ABC लिमिटेड, और इसकी कोई डिवीज़न है, यानी कि उसका कोई बड़ा सा प्लांट है जिसका हमने नाम दिया हुआ है स्पेस डिवीज़न। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे आगे। तो जब भी हम ऐसी कोई इंडस्ट्री के बारे में जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स को जब हम सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं तो इसमें पहले उसके बारे में इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे वेलकम टू ABC लिमिटेड। ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है वो पेट्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है। जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसका आप नाम इसमें ले सकते हैं। फिर बताते हैं कि आपके कितने ग्लोबल कस्टमर्स हैं। तो जैसे कि इस इंडस्ट्री के 150 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स हैं, इनकी 10 प्लस इनकी यूनिट्स हैं, या कोई यूनिट या डिवीज़न हम कह सकते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या किसी और स्टेट में हो सकती हैं। फिर इसके बाद ये लोग कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं, ये लोग स्पेशलिटी केमिकल है, पेट्रोकेमिकल्स यहाँ पे इस डिवीज़न में मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके 5 प्लांट हैं, फिर हम उन प्लांट्स के नेम बताते हैं कौन कौन से वो प्लांट्स हैं। फिर हम बात करेंगे उस प्लांट में कौन कौन से रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें हम रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल हमने यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन, स्टायरीन, ब्रोमीन, इथेनॉल। फिर इनके जो प्रोडक्ट हैं नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और उसके साथ साथ में जो भी उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनते हैं हम उनका डिस्क्रिप्शन इनको देते हैं। फिर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इमरजेंसी उस डिवीज़न में कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, केमिकल स्पिलेज हो सकता है, गैस लीकेज हो सकती है। ये इसकी मेन 3 इमरजेंसीज इसमें इस प्लांट में काम करने के दौरान हो सकती है। ये काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर सॉल्वेंट है तो आग लग सकती है, केमिकल है तो वो स्पिल हो सकता है, और इसमें कोई गैस यूज़ होती है तो वो गैस लीकेज हो सकती है। तो इसकी 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी इसमें हो सकती हैं। फिर होता है कि इनके इमरजेंसी के लेवल कौन कौन से होते हैं। इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में क्या होता है कि यदि कोई प्लांट में अगर आग लगी है, तो अगर वो इमरजेंसी मान लीजिए उसमें आग लगी है, उस इमरजेंसी का हम मानते हैं एग्जाम्पल कि उसमें आग लगी है, तो अगर वो आग उसी प्लांट तक सीमित रहती है, दूसरे प्लांट को अफेक्ट नहीं करती है, तो उसको हम लेवल 1 में कंसिडर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम उसके घर तक सीमित रहे, दूसरे के घर में ना जाए, तो उसको लेवल 1 हम बोलेंगे। फिर आता है कि लेवल 2। लेवल 2 में क्या होता है कि यदि उसके प्लांट में आग लगी और उस आग का प्रभाव उस प्लांट के बाहर, यानी कि दूसरे तीसरे कोई भी और प्लांट है उसके आसपास में, उन पे जा रहा है, तो उसको लेवल 2 बोलेंगे। पर इसमें विद इन डिवीज़न, यानी कि वो जो फैक्ट्री है उसकी बाउंड्री के अंदर तक ही आग या जो वो इमरजेंसी है वो रहनी चाहिए, उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उसको हम लेवल 2 बोलेंगे। फिर लेवल 3 क्या होता है कि लेवल 3 में अगर वो इमरजेंसी प्लांट की बाउंड्री के बाहर जाके दूसरे आसपास की लोकल जो पब्लिक है उसको, या पास में कोई और फैक्ट्री है या कुछ और है उसको अफेक्ट कर रही है, तो उस केस में उसको हम लेवल 3 में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कोई गैस लीक हुई और विंड डायरेक्शन की वजह से वो प्लांट की बाउंड्री से बाहर जाके आसपास की लोकेलिटी है या आसपास में कोई फैक्ट्री है उसके लोगों को इफेक्ट कर रही है, तो उसको लेवल 3 की इमरजेंसी बोलते हैं, जो कि काफ़ी टिपिकल हो जाती है। और इसमें बहुत सी मेजर जो एजेंसीज होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक डिश इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बाहर की लोकल पुलिस होती है, कलेक्ट्रेट इसमें इन्वॉल्व होती है, मीडिया इन्वॉल्व इसमें हो जाती है, और भी कई चीज़ें इसमें फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, जो कि उनको संभालना बहुत टफ काम हो जाता है और ये काफ़ी टिपिकल होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि उस प्लांट के कौन कौन से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। हम फिर उसको जो कॉन्टैक्ट पर्सन बैठे हैं उनको हम बताते हैं कि इस प्लांट में अगर कोई भी इमरजेंसी कुछ फील होती है तो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में बात करेंगे। फिर उस प्लांट में असेंबली पॉइंट कितने हैं। असेंबली पॉइंट क्या होता है कि एक सेफ जगह होती है जहाँ पर हम इमरजेंसी के दौरान जाके इकट्ठा होते हैं। जैसे कि इस प्लांट में 2 असेंबली पॉइंट है, एक नियर मेन गेट है जो एंट्री जहाँ से करते हैं, और दूसरा है प्लांट के बैक साइड। जनरली क्या होता है कि एक शुरुआत में होता है और एक एंड में होता है। अपोजिट एंड में ये लोग रखते हैं ताकि इनकेस ऑफ इमरजेंसी होती है तो हम विंड डायरेक्शन को देखते हुए हम भाग सकते हैं। फिर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। उस प्लांट में कौन कौन उस प्लांट में डॉक्टर्स बैठते हैं
तो उनकी जो टीम है उसमें सर्टिफाइड मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए उसमें सर्जन होता है और उसकी नर्सिंग स्टाफ होता है। फिर उस डॉक्टर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा पर्सनल वो, और कोई लैंडलाइन नंबर होता है, वो नंबर की डिटेल इसमें हम देते हैं। फिर है प्लांट में इमरजेंसी सायरन। ठीक है, तो अब कोई इमरजेंसी होती है तो सबको पता कैसे पड़ेगा, ऐसा तो हम फ़ोन तो कर नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है कि हम उसमें सायरन होते हैं, तो वो सायरन का करते क्या है, उनका कोड डिफाइन कर देते हैं, जो कि हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर सकता है। यहाँ पे इस जो डिवीज़न के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर मान लीजिए कि अगर आग लगती है तो उसमें क्या होगा कि 2 बार अप और डाउन का सायरन वेलिंग साउंड आएगा, कि 2 बार अप होगा 2 बार डाउन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आग लग गई है। अगर कोई केमिकल फैला है तो 3 बार अप 3 बार डाउन 1 मिनट में जाएगा। अगर कोई गैस लीक हुई है तो 4 बार अप 4 बार डाउन जाएगा, यानी कि 1 बार पहले अप जाएगा, फिर 1 बार डाउन जाएगा, 1 बार अप 1 बार डाउन, इस तरह से 1 मिनट में ये होगा। तो इसका मतलब हम उसकी इमरजेंसी को हम पहचान जाएंगे। जब कभी ऐसे इमरजेंसी होती है और हम असेंबली पॉइंट पर हैं, असेंबली पॉइंट पर जाने के बाद जब पूरी इमरजेंसी हमने कंट्रोल कर ली, इमरजेंसी कंट्रोल करने के बाद उनकी पूरे उसके बारे में बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, अब हम अपने काम पे जा सकते हैं। तो उसके बाद एक ऑल क्लियर का सायरन बजता है, जिसमें जो कि कंटिन्यूस 1 मिनट तक बजेगा। उसके बाद जो पर्सन जहाँ जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे वापस सेफली जा सकता है, और उस सायरन बजने से पहले हम प्लांट में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस सायरन से सब लोगों को रूबरू करवाने के लिए उसकी टेस्टिंग जनरली प्लांट में करते हैं हफ्ते में 1 बार। जैसे कि इस प्लांट में मंडे को 10:30 बजे ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, ताकि सब लोगों को उसके साउंड से रूबरू हो जाए, और कभी ये अलार्म बजता है तो उनको पता पड़ जाए। फिर है इसका NFPA डायमंड। NFPA डायमंड क्या होता है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने एक डायमंड ऐसा ये डिफाइन कर रखा है, जो कि जनरली क्या होता है कि जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती हैं, इसमें ये देखने को अक्सर मिलता है। ये क्या होता है कि एक छोटे से में बहुत चीज़ें बता देता है कि उस केमिकल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पे क्या इफेक्ट करेगा, कितना रिएक्टिव है, कितनी जल्दी आग पड़ता है, हेल्थ का इफेक्ट क्या है, तो वो सब चीज़ें इसमें पता पड़ जाती हैं। अगर इसमें ब्लू है तो ब्लू क्या दिखाता है? हेल्थ हैजार्ड। रेड है, रेड दिखाएगा फायर हैजार्ड। येलो है तो येलो दिखाता है इंस्टेबिलिटी, और वाइट दिखाता है कोई स्पेसिफिक हैजार्ड के बारे में, वाइट में हम उसमें दिखा देते हैं। जैसे कि इसमें वैल्यू बढ़ेगी, 0 है, अगर हेल्थ हैजार्ड में 0 है तो नॉर्मल मटेरियल है, यानी कि वो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही उसकी वैल्यू 1 होती है तो स्लाइटली हैजार्डस हो जाता है। 2 होगा तो हैजार्डस मतलब आपकी हेल्थ के लिए नुकसान करने वाला बढ़ जाता है। 3 होगा तो एक्सट्रीम डेंजर, और 4 अगर उसकी रेटिंग है तो डेडली वो बन जाता है, यानी कि कोई गैस, मान लीजिए क्लोरीन गैस होती है या ब्रोमीन गैस होती है, या कोई इस तरह की कोई भी टॉक्सिक गैस होती है, तो इनकी 3 से 4 इनकी इसमें रेटिंग होती है ब्लू में। तो इतना टॉक्सिक वो डेडली है, अगर उसकी थोड़ी सी भी अगर स्मेल हमको मिल जाती है तो पर्सन वहाँ पे मर सकता है। फिर है फायर हैजार्ड। फायर हैजार्ड में क्या होता है कि फायर हैजार्ड है तो अगर वो 0 है तो वो जलेगा नहीं, अगर वो 1 है तो वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जलने लगता है। 2 है तो उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 200 डिग्री से कम है। अगर 3 है तो उसका फ्लैश पॉइंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। अगर 4 उसकी रेटिंग है तो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसका फ्लैश पॉइंट कम है, यानी कि इतना ज़्यादा फ्लेमेबल है कि वो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेगा। फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि फ्लैश पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर होता है, जहाँ पे जाके उस केमिकल के इतने वेपर, यानी कि उसकी गैस, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल है, यानी कि जो केमिकल है वो हवा में इतना होता है गैशियस फॉर्म में कि एक जरा सी चिंगारी उसके पास आ जाती है तो इमीडिएट वो कुछ सेकंड के लिए आग पकड़ लेता है, तो उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर उसका क्लाउड यानी कि उसके जो बादल हैं केमिकल के हवा में जो बने हुए, वो उसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बड़ा धमाका कर देता है और वो आग पकड़ लेता है। फिर है इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो वो स्टेबल है, ठीक, जल्दी से उस पर इफेक्ट किसी चीज़ का नहीं आएगा। फिर है अगर 1 है तो स्टेबल इफ हीट, अनस्टेबल इफ हीटेड, ये यानी कि उसको थोड़ा सा गर्मी मिलेगी तो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि वो किसी और मटेरियल से रिएक्ट कर सकता है। फिर है वॉलेंट केमिकल। अगर उसमें 2 होता है तो वॉलेंट केमिकल चेंजेस उसमें आने लगते हैं, उसकी रिडक्शन भी हो सकती है, कुछ का कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। 3 है शॉक एंड हीट में डेटोनेट। अगर उसको थोड़ी सी उस पर चोट लग जाती है या हीट मिल जाती है उसको, तो वो एकदम से धमाके से फट सकता है। और चौथा है वो तो बहुत बड़ी जल्दी से वो फटता है। ठीक है, वाइट आता है तो वाइट में क्या होता है कि वाइट में कोई स्पेसिफिक हैजार्ड होते हैं उस केमिकल के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है W और उसको काट रखा है, यानी कि इस केमिकल पे वाटर हमको इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको पानी से बचाना है। अगर कोई एसिड है तो वहाँ पे एसिड लिखा होता है, अल्कली होता है यानी कि बेसिक होगा तो ALK लिखा होता है, ऑक्सीडाइजर है तो OX लिख देते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो वो इस तरह का सिंबल बना देते हैं, जिससे हम इजीली इसको देख के पता कर सकते हैं।
जो अक्सर सॉल्वेंट यार्ड में जो उसके बाकी जो टैंक्स होते हैं जहाँ पे उसमें मटेरियल स्टोर होता है, जो रिएक्टर्स होते हैं, उन पे ये अक्सर देखने को मिलता है। उससे हम पता कर सकते हैं कि जो इसकी नंबर है, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, उससे उसको बचना होता है हमको, और उसी के अकॉर्डिंग उसके आसपास में उसके साथ केमिकल के ऐसे उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होती है काम करने के लिए। फिर है कि सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, फिर हम उनको बताते हैं कि जब भी हम आते हैं तो सिक्योरिटी की इंस्ट्रक्शन क्या क्या हमको फॉलो करनी है। सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन में क्या है कि डू में क्या है कि उसको सपोर्ट इन सिक्योरिटी चेक, जब भी आप आते हैं तो आपको सिक्योरिटी चेक में सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको आगे सिक्योरिटी को धमकाने लगे और अपने चेकिंग और ये सब चीज़ें ना करने दें। और उसके साथ साथ में अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपको एक कार्ड दिया हुआ था, उसको एक बार उसको दिखाना होता है कि आप वही एम्प्लॉई हैं जो इसमें काम करने के लिए आ रहे हैं और आपको कंपनी की तरफ से कार्ड दिया गया है। उसके बाद फुल स्लीव के कपड़े पहन के आए हैं, पैंट शर्ट या जो भी है फुल स्लीव में पहन के आए, ताकि केमिकल इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जब भी आप काम करते हैं तो गर्म सरफेस हो सकता है, कोई केमिकल वहाँ पर लगा हो तो आपकी बॉडी पर डायरेक्ट टच हो सकता है। और वो बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू बॉडी में चले जाते हैं, तो वो अगर आप इस तरह के पूरी बाजू के कपड़े पहन के आएंगे तो उन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। फिर है जब भी आप प्लांट में आएंगे तो मैंडेटरी पीपीई, यानी कि जो ज़रूरत की जो आपको पहन के ही आनी है वो पीपीई आपको पहन के आनी है, जिसमें क्या होता है कि सेफ्टी हेलमेट पहनना है, सेफ्टी शूज़ पहनना होता है, कॉटन के हैंड ग्लव्स पहनने होते हैं, सेफ्टी गॉगल्स और रिफ्लेक्टिव जैकेट पहन के आपको प्लांट के अंदर आना होता है। फिर और क्या काम नहीं करना होता है, कोई भी किसी भी तरह का हथियार, चाकू, माचिस, लाइटर, तंबाकू, पान मसाला, प्रोहिबिटेड ड्रग्स या कोई नशीला पदार्थ इस तरह का ये प्लांट में लेके या इसका सेवन करके आपको नहीं आना है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको लेने के बाद आपको थोड़ा सा नशा सा होता है, ठीक है, अगर आप उसको लेकर आप काम करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों की मनाही होती है। उसके साथ साथ में प्लांट में कहीं भी सोना अलाउड नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप कहीं सो रहे हैं और कुछ इमरजेंसी आ गई तो कोई आपको जगाने के लिए नहीं आएगा और आप जाग नहीं पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे इंसिडेंट की जो संभावना है वो बढ़ जाती है और उस गैस का या उस केमिकल के चपेट में आप आ सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ में केमिकल और जो मटेरियल उसके साथ खेलना बिल्कुल मना होता है, जब तक आप उसको पता नहीं है उसको आपको हैंडलिंग भी नहीं करनी, और हैंडलिंग करनी होती है तो जो इंजीनियर या जो वहाँ का प्लांट का जो इंचार्ज होता है उसकी देखरेख में ही करना होता है, और प्लांट के अंदर कहीं भी फ़ोन भी यूज़ करना नहीं होता है, ठीक है। फिर अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें दो तरह की होती है, रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी वो होती है जिनसे हम सांस लेते हैं स्वच्छ, ठीक है, इसमें कौन से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कार्ट्रिज मास्क हो सकते हैं, ऑनलाइन ब्रीथिंग अपरेटस हो सकता है, बबल हुड हो सकता है, डस्ट मास्क, SCBA सेट, हम इनको पहन के काम कर सकते हैं। जैसे कि हम केमिकल यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इन सब चीज़ों को पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, हम इनका इस्तेमाल करके उस इन्वायरमेंट में सेफली काम कर सकते हैं। फिर है नॉन रेस्पिरेटरी में इसके अलावा जो भी चीज़ें बचती हैं जैसे कि सेफ्टी हेलमेट्स, हैंड ग्लव्स में भी कई टाइप्स के होते हैं, PVC के होते हैं, नाइट्राइल के होते हैं, रबर के होते हैं, कॉटन हैंड ग्लव्स होते हैं, ये इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेफ्टी शूज़ यूज़ पर हमको पहनने के आने हैं, गमबूट्स पहनने हैं, गॉगल्स पहनने हैं, गॉगल्स भी कई तरह के होते हैं, केमिकल स्प्लैश गॉगल होते हैं, सिंपल को गॉगल्स होते हैं, फेस शील्ड पहननी है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव जैकेट है, फुल बॉडी सूट है, ये सब इसमें आते हैं। फिर है वर्क परमिट सिस्टम। तो जैसे कि इंडस्ट्री में मैक्सिमम ये होता है कि अब वर्क परमिट सिस्टम होता ही होता है ताकि आप सेफली काम कर पाएँ। तो उसमें जब भी आपके पास, जब तक वर्क परमिट आपके पास है नहीं, आपको काम उसमें उस जॉब पे काम नहीं करना है, क्योंकि जो भी जिसका परमिट होगा उस परमिट के थ्रू उस काम में जुड़े हुए जितने खतरे हैं उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल, यानी कि जिस लेवल पे जाके आपके साथ कोई भी घटना नहीं होगी उस लेवल तक उसमें जो जुड़े खतरे होते हैं उनको हटा दिया जाता है, तो तभी उस परमिट में हमको काम करने की परमिशन मिलती है। और आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे तो आप उस दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं, इसीलिए परमिट के बगैर काम नहीं करना है। फिर है इसमें हाइट वर्क परमिट हो सकता है। जब भी आप हाइट पे काम करेंगे 1.8 मीटर की हाइट पे, 1.8 मीटर या उससे ज़्यादा की किसी भी हाइट पे आप काम करेंगे तो आपको हाइट का परमिट लेना पड़ेगा एज पर फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। फिर हॉट वर्क, कोई भी ऐसा काम जिसमें चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना होती है, जैसे कि कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, चिपिंग, हाइड्रोजेटिंग, रेडियोग्राफी, वीडियोग्राफी, ठीक है, ऐसे किसी भी काम को जब भी आप करते हैं तो आपको परमिट लेना होगा। फिर है हैजार्डस वर्क। हैजार्डस वर्क कोई भी केमिकल के साथ में या फिर कोई गैसेस लाइन के साथ में जब भी आप काम करते हैं तो आपको हैजार्डस परमिट लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम
करना है। फिर कन्फाइंड स्पेस परमिट में क्या है कि जब भी आप किसी भी संकरी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आने जाने की एक ही रास्ता होता है, तब आपको कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना है। इसमें क्या ऑक्सीजन की संभावना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, किसी गैस या किसी केमिकल की वहाँ पे होने की संभावना होती है। फिर है इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई भी जब आप पैनल के अंदर काम करते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो आपको इसमें इलेक्ट्रिकल परमिट लेना है। एक्सकेवेशन वर्क में जब भी आप 1 मीटर या एज पर आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कितने मीटर पे है, वो जब भी आप इतने पे काम करेंगे, आपको खुदाई के काम के लिए आपको एक्सकेवेशन परमिट लेना होगा। फ्रजाइल रूफ, जब भी आप पता लगे कि या टीन की शेड या एसी सीमेंट की जो शीट्स होती हैं उस पर बैठ के जब भी आपको काम करना है, उसको उतारना है या फिर बदलना है, जब भी उस पर काम करेंगे तो आपको फ्रजाइल रूफ परमिट लेना होगा। फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें कि खतरा नहीं होता है, जैसे कि पानी की लाइन खोलना, फर्श पे काम करना, कोई हाइट पे काम नहीं हो, ठीक है। जब भी आप ऐसा कोई काम करेंगे तो आपको जनरल वर्क या कोल्ड परमिट आपको लेना होगा। तो जब भी आप इन सब परमिट को लेकर काम करेंगे तो आप सेफली काम कर पाएंगे, और विदाउट परमिट तो कोई भी काम नहीं करना है। गुड प्रैक्टिस इसके बारे में, गुड प्रैक्टिस इसमें क्या है कि प्रॉपर हाउसकीपिंग रखनी, जहाँ पे आप काम करेंगे वहाँ पे साफ सफाई रखनी। ऐसा ना हो कि वहाँ पे गंदगी फैला के सामान फैला रखा है जिससे कि आप खुद उसमें फंस के गिर जाएँ। जहाँ पे आप काम करेंगे उस एरिया में प्रॉपर 5S करके रखना है, यानी कि उस एरिया में जब भी आप काम करेंगे कोई भी सामान जहाँ से उठाएंगे प्रॉपर उसकी जगह बनाएंगे और फिर काम करने के बाद फिर से वहीं रखेंगे, जिससे कि सामान फैला नहीं होगा, और जब भी आपको इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ती है तो ईजिली आपको मिल जाएगा, और साफ़ सफाई के साथ रखेंगे। फिर है आपको जो इवैक्यूएशन प्लान बना हुआ है, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ होता है तो आपको कैसे भागना है और किस रास्ते से भागना है, आपको उस रास्ते का पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्लांट है, जैसे कि इस प्लांट में है कि वो पेट्रोकेमिकल या केमिकल का प्लांट है, तो ये यहाँ पे क्या इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। तो कभी भी जब भी आप काम करें तो अपना जो इमरजेंसी रूट है, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं और भागने के लिए एक ही रास्ता है और आपने वहीं पर सामान लगा दिया है, तो आप फंस जाएंगे। तो इमरजेंसी में ऐसे में आप फंसने पे आपके साथ में कोई घटना बड़ा रूप ले सकती है, तो उस रास्ते को ब्लॉक ना करें, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो मैंडेटरी पीपीज हैं उसको बिल्कुल आपको पहनना है। उसके साथ साथ में जॉब स्पेसिफिक पीपीज, जैसा आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस तरह की जो पीपीज उस काम के लिए चाहिए वो आपको पहननी है। फिर है कि विदाउट परमिट कोई भी काम नहीं करना है, और उस काम की जिस काम की SOP नहीं है उस काम की आपको काम नहीं करना है। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो बिना झिझके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये ना हो कि आप उस पर डर रहे हैं कि मैं पूछूं या ना पूछूं, बाद में आपके साथ में कुछ घटना हो जाए। इससे अच्छा आप पूछ लीजिए इसका आपको कैसे करना है, इसमें क्या खतरा है, और ये आपका कानूनी अधिकार भी होता है कि आपको उस खतरे के बारे में अवगत कराया जाए, ठीक है। तो आप बिना झिझके आप उससे पूछ सकते हैं। फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। फिर आपको बहुत सी ऐसे एरिया होंगे कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड जोन होगी, वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि उन एरिया में जाने में आपके साथ में घटना हो सकती है कि उन एरिया के लिए वो जो जिनको परमिशन दी होती है उनको पता होता है कि यहाँ पे कैसे जाना है, कैसे बचना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आपको नहीं पता होता। तो उन एरिया में बिल्कुल भी जाना की कोशिश ना करें। देखने के लिए भी, मजाक मस्ती में भी हमको नहीं जाना है। इस सब के साथ साथ में फिर क्या होता है कि जब भी ये सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो जनरली क्या है, हम वर्कर्स जो होते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कहाँ जाएंगे, कितने असेंबली पॉइंट हैं, इस प्लान में क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, कभी इमरजेंसी होती है तो क्या करेंगे, किसको बताएंगे, ये सब उससे क्वेश्चन हम पूछते हैं, ताकि उसने इन्फॉर्मेशन ली है तो हमको पता पड़ जाता है। अगर उसको हमें लगता है कि दोबारा से इसको कुछ बताना है तो हम उसको उस समय बता सकते हैं, ताकि उसके साथ में किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन गैप होने से उसके साथ में कोई घटना ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी आने वाली वीडियोस को टाइम से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि टाइम से आपको सब वीडियोस मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।